आदाब। जरा किसी ड्रामेटिक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी का तस्वर करते हैं। एक ऐसी फिल्म जहां बहुत सारी गलत फहमियां हों, उलझे हुए लव ट्रायंगल्स हों और एक ऐसी अमीर जिद्दी लड़की हो जिसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे बेहतर जानती है कि किसको किससे शादी करनी चाहिए। एकदम मसाला फिल्म लग रही है ना। जेन ऑस्टन का मशहूर नॉवल एमा दरअसल बिल्कुल ऐसी ही एक बेहतरीन और मज़ेदार कहानी है। आज इस क्लासिक सोर्स मटेरियल के एक मुकम्मल जायजे के जरिए इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल सामने आता है। क्या कभी ऐसा होता है कि जब कोई दोस्त मैच मेकर बनने की ठान ले और दूसरों की रोमांटिक जिंदगियों में दखल दे तो नतीजा वाकई अच्छा निकले? हमारी जिंदगियों में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसे लगता है कि उसे दूसरों के मामला ज्यादा बेहतर समझ आते हैं। यही इस कहानी का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी है। चलिए इस पूरे जाल को 6 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहले एम्मा द मैच मेकर से मुलाकात, फिर हैरियट का आफत भरा लव ट्रायंगल, नए अराइवल्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, मैच मेकिंग की गलतियों का एहसास, फाइनल मैचेस और आखिर में जेन ऑस्टन की इंग्लिश सोसाइटी की हकीकत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। मीट एमा द मैचमेकर, यानी हाईबरी की स्पॉइल्ड प्रिंसेस। एमा वुडहाउस एक बेहद खूबसूरत, समझदार और बहुत अमीर 16 साल की लड़की जिसके पास जिंदगी में दरअसल कोई मसला है ही नहीं। हाल ही में उसने अपनी गवर्नेस मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन की शादी करवाई है और बस इस एक कामयाबी के बाद उसे अपनी इन मैच मेकिंग एबिलिटीज पर हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है। ऐसा लगने लगता है जैसे अब पूरे गांव की शादियां करवाने का ठेका उसी ने ले लिया हो। इन दोनों नजरियों में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। एक तरफ एमा का अपना व्यू है जहां वो खुद को एक मास्टर मैचमेकर मानती है और सारा क्रेडिट लेना चाहती है, और दूसरी तरफ मिस्टर नाइटली का बहुत ही ग्राउंडेड और रियलिस्टिक नजरिया है। मिस्टर नाइटली, जो एक अक्लमंद फैमिली फ्रेंड है, उनका मानना है कि एमा सिर्फ दूसरों के मामलों में दखल देने वाली एक मगरूर लड़की है जिसे रियलिटी चेक की सख्त जरूरत है। ये पूरी कहानी में वाहिद शख्स हैं जो एमा को उसकी गलतियों पर टोकने की हिम्मत रखते हैं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जाता है। दूसरा हिस्सा, हैरियट्स डिजास्ट्रस लव ट्रायंगल, गुड इंटेंशंस, टेरिबल एडवाइस। होता कुछ यूं है कि एमा, एक मासूम और ऑर्फन लड़की, हैरियट स्मिथ को अपने दोस्तों की फहरिस्त में शामिल करती है ताकि उसे सिविलाइज कर सके। मसला यह है कि एमा सूटर्स को सिर्फ उनकी सोशल स्टैंडिंग से जज करती है। वो तय करती है कि हैरियट के लिए मिस्टर एल्टन, जो अमीर हैं और हाई सोशल स्टेटस रखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इस चक्कर में वो हैरियट को एक बहुत ही नेक, काइंड और फाइनेंशियली स्टेबल किसान मिस्टर मार्टिन से दूर कर देती है। यहां से चीजें बहुत तेजी से खराब होती हैं। एमा की गलतियों का सिलसिला कुछ इस तरह चलता है। पहले वो दबाव डालकर हैरियट से मिस्टर मार्टिन का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करवाती है। दूसरा, वो मिस्टर एल्टन को हैरियट के सामने हीरो बनाकर पेश करती है। और तीसरा पॉइंट, जो सबसे बड़ा झटका है, मिस्टर एल्टन हैरियट को नहीं बल्कि खुद एमा को प्रपोज कर बैठते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एमा की दौलत में इंटरेस्टेड थे, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा मिस्टर नाइटली ने कहा था। एक प्रॉपर कॉमेडी ट्रेजेडी। ये बिल्कुल वो लम्हा है जब पहली बार एमा की आंखें खुलती हैं। उसे एहसास होता है कि लोगों की जिंदगियों को मैचिंग गेम समझने से दरअसल सच्चे दिल टूटते हैं। उसकी जिद और बेवकूफ़ी की वजह से मासूम हैरियट का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो समझ में न आने वाली ह्यूमिलिएशन का शिकार होती है। लेकिन कहानी यहीं रुक नहीं जाती। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, न्यू अराइवल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। गांव में फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स की अहम एंट्री होती है। एक तरफ एमा है अमीर और पूरी तरह सिक्योर, और दूसरी तरफ जेन फेयरफैक्स है बेहद खूबसूरत और हाईली एजुकेटेड लेकिन गरीब। हालात ऐसे हैं कि आगे चलकर उसे अपना पेट पालने के लिए एक गवर्नेंस बनना पड़ेगा। जेन हर मामले में एमा के बराबर या उससे बेहतर ही है, और यही बात एमा के अंदर सीक्रेट इनसिक्योरिटीज और थोड़ी बहुत जेलेसी पैदा कर देती है। और इन नए अराइवल्स के आते ही सारी डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाती हैं। फ्रैंक चर्चिल आता है और अमीर होने के बावजूद एमा के साथ फ्लर्ट करके उसे चार्म करने की पूरी कोशिश करता है। उधर मिस्टर नाइटली लगातार जेन फेयरफैक्स की और उसके पियानो बजाने की तारीफ करते हैं। इन सब बातों की वजह से एमा के अंदर एक अजीब सी राइवलरी पैदा हो जाती है और वो खुद से ही छुपे हुए रोमांसेस के शक पालने लगती है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स और एमा के कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पड़ाव, चौथा हिस्सा, रियलाइजिंग द मैच मेकिंग मिस्टेक्स, जहां ह्यूब्रिस मीट्स ह्यूमिलिटी। एक दफा एक पिकनिक के दौरान एमा सबके सामने एक गरीब, बुजुर्ग और बेसहारा औरत मिस बेट्स की बुरी तरह बेइज्जती कर देती है।
इस पर मिस्टर नाइटली उसे हार्शली स्कोल्ड करते हैं और उसकी क्लास डिफरेंस वाली इस बुरी सोच पर आईना दिखाते हैं। पहली बार एमा को सच में इमेंस शेम यानी शदीद शर्म का एहसास होता है। वो अगले दिन जाकर मिस बेट्स से माफ़ी मांगती है और अपने गुमान को तोड़कर अपना माइंडसेट पूरी तरह चेंज करती है। ये एक टोटल टर्निंग पॉइंट है। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा झटका। फ्रैंक चर्चिल पूरे वक्त से जेन फेयरफैक्स के साथ सीक्रेटली इंगेज था। सोचिए, एमा के सारे अंदाजे और मैच मेकिंग के वो सारे प्लान्स जो वो दिमाग में पका रही थीं, पल भर में धरे के धरे रह जाते हैं। कहानी का ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता। हैरियट अचानक रिवील करती है कि उसने कभी फ्रैंक चर्चिल से प्यार किया ही नहीं था। वो तो दरअसल मिस्टर नाइटली को चाहने लगी है, क्योंकि उन्होंने एक डांस पार्टी में मिस्टर एल्टन की तरफ से होने वाली बेइज्जती से उसे बचाया था। ये सुनकर एम्मा की दुनिया जैसे उलट जाती है, क्योंकि उसे अचानक ये रियलिटी चेक मिलता है कि वो खुद भी अपने गाइड, अपने दोस्त मिस्टर नाइटली से ही बेहद प्यार करती हैं। अब वक्त है एक सैटिस्फाइंग रेजोल्यूशन का, जहां ये सारी रोमांटिक कंफ्यूजन ठीक हो जाती है। 5वां हिस्सा, द 4 फाइनल मैचेस where everyone finds their true place। आखिरकार ये 4 अनएक्सपेक्टेड कपल्स सामने आते हैं। पहला मिस्टर वेस्टन और मिस टेलर, दूसरा फ्रैंक चर्चिल और जेन फैक्स, तीसरा आखिरकार मिस्टर मार्टिन और हैरियट स्मिथ मिल ही जाते हैं, और चौथा मिस्टर नाइटली और एमा वुडहाउस। हर किसी का रिश्ता वहां तय हुआ जहां उनकी सच्ची समझदारी मैच होती थी। ये 4 का नंबर बहुत खास है। ये 4 मैरिजेस इस बात की निशानी है कि लोग आखिरकार उन्हीं पार्टनर्स से मिलते हैं जो उनके ट्रू कैरेक्टर से परफेक्टली मैच करते हैं। एमा के इब्तिदाई प्लान्स और उसकी ज़बरदस्ती की मैच मेकिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। असलियत हमेशा बनावट पर हावी हो ही जाती है। अब रोमांस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सोर्स मटेरियल के सबसे गहरे हिस्से को। छठा हिस्सा, जेन ऑस्टिन्स इंग्लिश सोसाइटी बियॉन्ड द रोमांस। 18th सेंचुरी का क्लास डिवाइड इंतहाई वाज़े और जालिमाना था। एक तरफ एमा है जो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट और एलीट क्लास से हैं, जबकि जेन फारफैक्स ब्रिलियंट होने के बावजूद पुअर क्लास से है और उसकी इंडिपेंडेंस ज़ीरो है। हैरियट जो ऑर्फन है वो भी एंटायरली डिपेंडेंट है। उस वक्त के दौर में एमा जैसे अमीर लोग ही सोशल सिचुएशंस को कंट्रोल करते थे और बाकी सब बस उन पर पूरी तरह मुहासर थे। जेन ऑस्टिन के इस नॉवल के जरिए सिर्फ एक दिलचस्प रोमांटिक कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी पर शदीद तनकीद कर रही हैं जहां औरतों के हुकूक इंतहाई महदूद थे। उस समाज में शादी का मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं था, बल्कि एब्सोल्यूट फाइनेंशियल और सोशल सर्वाइवल था। अगर कोई औरत अमीर नहीं है तो शादी ही उसके आगे बढ़ने या सर्वाइव करने का वाहिद रास्ता थी। इस जायजे के आखिर में इस सवाल पर रुककर ज़रूर सोचा जाना चाहिए, आज के जदीद दौर में भी दौलत, सोशल स्टेटस और फ़ायदेमंद शादियों का ऑब्सेशन 18th सेंचुरी से आखिर कितना बदला है? क्या आज भी हमारी सोसाइटी में रिश्ते बनाते वक्त इन्हीं सब चीज़ों को वैसी ही अहमियत नहीं दी जाती? इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इस डीप टाइप से इस अजीम सोर्स मटेरियल और इसके मैसेज को समझने में यकीनन एक बेहतरीन वजाहत मिली होगी। अपना ख्याल रखिए।